हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज साथियों आपकी 20 जनवरी, और आज हम 20 जनवरी से बनने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। और क्लास शुरू करने से पहले एक आप लोग इंपॉर्टेंट अपडेट्स जान लीजिए। आज आप सभी साथियों को क्या है कि ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लेना है, क्योंकि साथियों जो रेलवे एएलपी की वैकेंसी आई है 6000 पदों पर। एक तो ये वैकेंसी 6 साल में देखने को मिली है, क्योंकि लास्ट टाइम क्या है कि 2018 में देखने को मिली थी, और ऊपर से इतने कम पदों पर वैकेंसी देखने को मिली है। तो इन पदों को बढ़वाने के लिए आप सभी साथियों को क्या है कि आज 10 बजे ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लेना है। तो आप सभी साथी ट्विटर कैंपेन से जुड़ना मत भूलिएगा 10 बजे। और हमारा हैशटैग क्या रहने वाला है तो इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी। अब सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 19 जनवरी को तमिलनाडु के चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का उद्घाटन किया है। इसका शुभंकर क्या था तो बीरा मंगई। अभी असम के सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है असम वैभव, इससे किसे सम्मानित किया गया है तो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को। अभी चर्चा में रहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टीका जिसका नाम है CHADOX1 निपा भी, इसका संबंध किससे है तो निपा वायरस से। 34 वर्ष के बाद ग्रैंड स्लैम में किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने थे तो ये साथियों मात्र 26 वर्ष के हैं, हरियाणा के सुमित नागल। यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो ये करने वाला है स्विट्जरलैंड। अभी निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा बनाया गया था तो फारसी लैंग्वेज को। अभी नीति आयोग की एक रिपोर्ट जारी की गई थी, और इस रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर था तो उत्तर प्रदेश था पहले स्थान पर, बिहार था दूसरे स्थान पर, जबकि मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर था। हाल ही में विंग्स इंडिया 2024 जो कि एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी है, ये कहाँ पर प्रारंभ हुई है तो हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं तो ये बने थे साथियों रोहित शर्मा। किस राज्य सरकार ने मैतारी वंदना योजना शुरू की थी तो ये की थी साथियों छत्तीसगढ़ सरकार ने। और इस योजना के तहत क्या है कि महिला के खाते में हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। और साथियों ये योजना सेम उसी योजना की तरह है जो कि मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई थी, लाडली बहना योजना। और लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय जो आपदा प्रतिक्रिया बल दिवस है यानी कि एनडीआरएफ का रेजिंग डे ये कब मनाया जाता है तो 19 जनवरी को। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए। अभी पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, इन्होंने कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया है। ये कह सकते पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर ही। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और ये जो साथियों कोलकाता पुस्तक मेला है ये सॉल्ट लेक सेंट्रल पार्क में 31 जनवरी तक चलेगा। इस बार इसका 47वां संस्करण रहने वाला है, और इसमें थीम देश किसे चुना गया है तो यूनाइटेड किंगडम को। इस साल के पुस्तक मेले में लगभग 20 देश भाग ले रहे हैं। अब बात करें साथियों पश्चिम बंगाल के बारे में, तो पश्चिम बंगाल की जो सीमा है ये 5 राज्यों और 3 देशों के साथ लगती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं तो एक तो आपका उड़ीसा, दूसरा आपका झारखंड, तीसरा है बिहार, चौथा देखने को मिलेगा असम, पांचवा आपका सिक्किम। और अगर देशों की बात करें तो एक तो है बांग्लादेश, दूसरा है भूटान और तीसरा है नेपाल। यहाँ की राजधानी की बात करें तो ये मैंने आपको अभी बताई है कोलकाता। यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और राज्यपाल यहाँ के नए बने थे 2023 के अंदर ही CB आनंद बोस। आज का अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में दुनिया की पहली
परमाणु बैटरी बनाने वाला स्टार्टअप बीटा बुल्ट, इसका संबंध किससे है? तो दी के साथ ये जो दुनिया की पहली परमाणु बैटरी है, यह भी चीन की स्टार्टअप बीटा बुल्ट कंपनी ने बनाई है। और इस बैटरी की खासियत क्या है? तो इसे साथियों बार बार चार्ज नहीं करना पड़ेगा। और चीन का ऐसा दावा है कि ये जो बैटरी है ये 50 वर्षों तक चल सकती है बिना चार्ज किए बिना। और इन बैटरियों का जो इस्तेमाल है ये ड्रोन या फिर मोबाइल फ़ोन में किया जाएगा। बात करें चीन की, तो चीन की राजधानी क्या है? तो बीजिंग। चीन में करेंसी क्या चलती है? तो रेनमिनबी। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सिलिम यानी कि जो स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन है, इसका संबंध किससे है? तो देखिए साथियों, ये मैं क्वेश्चन स्लाइड में टाइप कर रहा था तो उसी समय अपडेट आया था कि ये जो फाइनली मिशन है जापान का, ये चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। और अब जापान चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला 5वां सफल देश बन गया है। बात करें कि इसे लॉन्च कब किया गया था, तो इसे साथियों 7 सितंबर को जापान ने लॉन्च किया था। ये जो मिशन है ये 20 जनवरी को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड किया है। और किस रॉकेट का प्रयोग किया गया था? तो S2A रॉकेट का। अब जापान चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां देश बन गया है। बात करें मिशन के बारे में, तो चंद्रमा पर जो स्यूली क्रेटर है इसमें लैंडिंग की ये कोशिश करी है इसने। और वजन इसका कितना है? तो इसका साथ ही 200 किलोग्राम वजन है इस मिशन का। बात करें जापान के बारे में, तो ये रहा साथियों आपका मैप में जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान में करेंसी क्या चलती है? तो जापानी येन। अब साथियों ये मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग आज के ज्ञान के अंदर देखिए। अभी भारत का पहला एक्स-रे पोलरीमीटर जिसका नाम है एक्सपोसैट उपग्रह, इसरो ने इसे किस दिन लॉन्च किया था? तो 1 जनवरी को। इसरो पहली बार GSAT-20 उपग्रह को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी की कंपनी से लॉन्च करने जा रहा है? तो स्पेस एक्स के द्वारा। और किस देश ने अभी पृथ्वी के आवरण के लिए ड्रिलिंग जहाज जिसका नाम है मैंगाजियांग ये लॉन्च किया था? तो चीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कितनी उम्र के छात्रों को कोचिंग सेंटर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये साथियों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानिए कि ये हो जाएगा 16 वर्ष। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को डिस्कस कर लेते हैं। आगे देखिए, इसमें कुछ गाइडलाइन दी गई हैं, तो इन गाइडलाइन के बारे में एक बार आप लोग रीड कर लीजिए। जैसे कि ट्यूटर्स ग्रेजुएट से कम योग्यता वाले नहीं होने चाहिए। अच्छे नंबर और रैंक की गारंटी कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं दे सकता। एनरोलमेंट सेकेंडरी स्कूल एग्जाम के बाद ही किया जाएगा। और इस पर भी एक शर्त लागू है कि जो स्टूडेंट है इसकी आयु 16 वर्ष से बाद ही होनी चाहिए। 16 वर्ष के बाद यानी कि 16 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तय समय पहले कोर्स छोड़ने पर विद्यार्थियों को क्या है कि 10 दिन की फीस अंदर फीस वापस लौटानी पड़ेगी। हर कोर्स की जो ट्यूशन फीस है ये फिक्स होनी चाहिए, यानी कि कोई भी जो इंस्टीट्यूट है ये बीच में फीस बढ़ा या फिर घटा नहीं सकता। और इंस्टीट्यूट की फीस देते समय रसीद भी देनी पड़ेगी विद्यार्थी को। स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहा है तो हॉस्टल की फीस और जो मेस फीस है ये भी लौटानी होगी। मोरल क्राइम का जो कोई दोषी फैकल्टी है यानी कि टीचर, ये टीचर को नहीं रख सकते इंस्टीट्यूट के अंदर। काउंसलिंग सिस्टम बगैर कोचिंग का रजिस्टर नहीं होगा। और कोचिंग सेंटर में क्या है कि जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है इसका भी चैनल होना चाहिए। साइकोलॉजिकल काउंसलर के नाम पर और वर्किंग टाइम की जो जानकारी है ये स्टूडेंट के पेरेंट्स को देनी होगी। और यदि कोई इन सभी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है तो कोचिंग सेंटर पर 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और ज़्यादा फीस वसूलने पर कोचिंग सेंटर का जो रजिस्ट्रेशन है ये भी रद्द कर दिया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं, एक बार आप लोग PDF से और रीड कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अभी 18 जनवरी 2024 को पक्के पागा जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये जो साथियों पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, क्योंकि ये फेस्टिवल क्या है कि कई सारे विद्यार्थी गलत कर आते हैं एग्जाम में, क्योंकि जैसे ही देखते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल विद्यार्थी टिक करता है आंसर नागालैंड के अंदर, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये तो मनाया था नागालैंड के अंदर 1 से लेकर 10 दिसंबर तक, लेकिन अगर आपसे पूछे पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल तब आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। और ये जो फेस्टिवल है यह भी अरुणाचल प्रदेश के पक्के केसांग जिले में शुरू हुआ है। कब से लेकर कब तक चलने वाला है? तो 18 से 20 जनवरी तक। इस बार इसका 9वां संस्करण रहेगा और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो पर्यटन मंत्री नकापा नाले ने, जो कि प्रकृति और सांस्कृतिक जीवन संरक्षण के प्रति समर्पित भावनाओं को दर्शाता है ये पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। अब बात करें अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है ये मात्र 2 ही राज्यों के साथ लगती है। एक तो लगती है आपकी असम के साथ और दूसरी लगती है नागालैंड के साथ। अरुणाचल प्रदेश का जो गठन है ये 20 फरवरी 1987 को हुआ था। मुख्यमंत्री की बात करें तो ये पेमा खांडू, राज्यपाल कौन है यहाँ के? तो ये केवल त्रिविक्रम परनायक और राजधानी ईटानगर। और यहाँ पर साथियों फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो नमदफा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा है कमलांग टाइगर रिजर्व। जबकि यहाँ पर एक पक्के पागा टाइगर रिजर्व भी है, तो ये भी याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 2 देशों के साथ लगती है, 3 देशों के साथ, म्यांमार, भूटान और चीन के साथ। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला ग्राफिक केंद्र खोला गया है? तो ये खोला गया भी साथियों केरल के अंदर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों जो मेटी के सचिव में एस कृष्णन, इन्होंने भारत का पहला ग्राफीन केंद्र जिसका नाम है इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन, ये केरल में लॉन्च किया है। और इसके अतिरिक्त इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर में उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो इंटेलिजेंट सिस्टम के क्षेत्र में सेंसर के विकास को बढ़ावा देना। बात करें केरल के बारे में तो मैप में रहा केरल। केरल की जो सीमा है मात्र 2 राज्यों के साथ लगती है, कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और राजधानी है तिरुवनंतपुरम। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो पेरियार नेशनल पार्क, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में आईडीसी की एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार कौन शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बन गया है? तो ये साथियों 13 साल के बाद अभी सैमसंग को पीछे छोड़ते हुए जो एप्पल है ये शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बन गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एप्पल ने कहा कि करीब 13 साल के बाद सैमसंग को दुनिया भर में मोबाइल शिपमेंट के मामले में पीछे छोड़ा है। और एप्पल कंपनी ने कहा है कि 2030 में कुल 236.4 मिलियन मोबाइल यूनिट बेचे हैं, जो कि सैमसंग से 8 मिलियन यूनिट ज़्यादा हैं। और अगर ग्लोबली स्मार्टफोन शिपमेंट के बारे में बात करें तो 2030 में 3.2% की कमी देखी गई है। शीर्ष 3 देश कंपनियों के बारे में बात करें तो पहली है सती एप्पल कंपनी, दूसरी है सैमसंग कंपनी और तीसरे पे है शाओमी कंपनी। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश ने हेल 523 अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम का परीक्षण किया है? ये किया गया अभी सत्य उत्तर कोरिया के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब आगे समझ लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो उत्तर कोरिया ने क्या है कि अभी हेल 523 अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम का परीक्षण किया है। और ये जो सिस्टम है ये दरअसल समुद्र के अंदर मार करने वाला एक ड्रोन है, जिसके जरिए परमाणु हमला किया जा सकता है।
इससे पहले उत्तर कोरिया ने कहा कि वांगसांग 80 मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था। बात करें आपके उत्तर कोरिया के बारे में तो ये रहे साथियों उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है तो प्योंगयांग। मुद्रा क्या चलती है तो नॉर्थ कोरियन वॉन। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आपके किम जोंग उन। और एक क्वेश्चन और पूछता साथियों कि उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया को कौन सी जो है ये पैरेलल लाइन अलग करती है तो 38 डिग्री जो पैरेलल लाइन है ये उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करती है। तो याद रखेंगे हर साल जो पराक्रम दिवस है ये कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 23 जनवरी को। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों इस दिन को मनाने की जो शुरुआत है इस साल 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। और यह दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस बार सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मनाई जा रही है। अब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था उड़ीसा के कटक में। सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है ये पहली बार 23 जनवरी को संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मनाई गई थी। और हर साल 23 जनवरी को त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए अभी 11 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमिता अभियान प्रारंभ किया है तो ये किया गया साथियों असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और इस योजना के तहत क्या है कि 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। असम के बारे में बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया और राजधानी है दिसपुर। और मैंने आपको कल भी असम से 7 के 7 नेशनल पार्क का रिवीजन कराए थे, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। एक तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। और ये जो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है यह भी असम का 7वां नेशनल पार्क घोषित किया गया था, इससे नया। 6वां है दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। एक है औरंग राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये असम के अंदर स्थित है 7 नेशनल पार्क। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में याद रखोगे ये 2 क्वेश्चन हमें रिसेंटली पढ़ाए हैं 2024 के अंदर ही कि अभी असम सरकार ने एक ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा जिसका नाम है वायु ये लॉन्च की है। और आज ही मैंने आपको रंजन गोगोई का ये नाम रिवीजन कराया है कि ये पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इनको भी असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है कि अमेरिका की जो विमान कंपनी है बोइंग इसके ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। ये किया गया साथियों कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। और ये जो साथियों कैंपस है ये केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बेंगलुरु के बाद एक इलाके देवहल्ली में स्थित है। इस नए अत्याधुनिक कैंपस का जो नाम है ये बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर रखा गया है। और यह करीब 16,000 करोड़ रुपए की लागत से 43 एकड़ जमीन में बनाया गया है। बात करें बोइंग के बारे में तो स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1916 को। मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो के अंदर। और इसके फाउंडर कौन है तो विलियम बोइंग। एडिशनल इंफॉर्मेशन में याद रखेंगे ये प्रश्न मैंने आपको 3 दिन पहले ही पढ़ाया है कि अभी बोइंग ने भारत में अपना पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है यानी कि वितरण केंद्र ये उत्तर प्रदेश के खुर्जा में खोला था। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में किस राज्य के सबरीमाला में मंडला पूजा का आयोजन हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। और साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे एक लाइक और एक शेयर करना मत भूलिएगा। और जो भी साथी चैनल के अंदर पहली बार आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली कोर्स क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।